गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज आपके साथ एक बार फिर से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो ये मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या होते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या क्या हमें मेजर डोमेन्स दिखाई देते हैं, तो वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि मेजर डोमेन्स में अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर तीन मेजर डोमेन्स होते हैं। एक हो गया आपका लिथोस्फेयर, ये ये लिथोस्फेयर होता है आपका। ठीक। और एक हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर, और एक होगा आपका एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फेयर बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये सब हम अभी हम समझते हैं। चलिए, तो लिथोस्फेयर, लिथो मीन्स सॉलिड पार्ट। ठीक। लिथोस्फेयर का मतलब क्या होगा, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स, कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स। यानी कि पृथ्वी के, ये मान लो पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो आपको ये सॉलिड पार्ट दिखाई देता है, ठीक है, पृथ्वी का सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर आपका जो सबसे बाहरी हिस्सा है, जो हमें जमीन के रूप में दिखाई देता है ऑल ओवर द अर्थ। ठीक। तो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स, और ये सब चीज, पृथ्वी का जो अपर पार्ट है ये किससे बना होता है, रॉक से। ठीक है। और उसके बाद आप पृथ्वी के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मान लो आपकी, मैंने बना दी अर्थ, और इस पर जो आप देखेंगे मेजर कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में, मान लो ये एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, और एक ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, और उसके बाद एक ये कॉन्टिनेंट है क्या, यूरोप, और एक ये कॉन्टिनेंट है आपका क्या, अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका। और एक ये कॉन्टिनेंट है आपका क्या है, एशिया। ठीक। और एक बचा आपका ऑस्ट्रेलिया, और एक लास्ट में रह गया आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो हमें ये 7 कॉन्टिनेंट दिखाई दिए, ये 7 कॉन्टिनेंट, ये सब किसका पार्ट है, आपके लिथोस्फीयर का। क्या किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का। यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर हम जमीनी हिस्से की बात करते हैं, जो आपकी पूरी जमीन कितना है, लगभग 29%। ठीक है, 29% पूरी पृथ्वी के ऊपर, और बाकी के 71% पे क्या है, पानी। ठीक। तो अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, तो अगला पार्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हमने लिथोस्फीयर समझ लिया, पृथ्वी के ऊपर सभी जमीनी भूभाग, यानी कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो हमें दिखाई देती है जमीन के रूप में, वो आपकी लिथोस्फीयर कहलाती है। ओके। और अगला है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, द सरफेस, यानी कि द सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर बॉडीज, यानी कि जो पृथ्वी का हिस्सा किससे घिरा होता है, वाटर बॉडीज से, और उसमें सामान्यतः आप देखेंगे क्या होते हैं, ओशियंस। ठीक। मेजर वाटर बॉडीज क्या है, ओशियंस। यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो हमें, अब मान लो ये अभी मैंने देखे थे, ये कॉन्टिनेंट देख लिया, उसके बाद आपका ये एक ये ओशियन रहा, एक ये ओशियन रहा यहाँ पे, इंडियन ओशियन, और बाकी के इधर से लेके पूरा, और इसके पीछे क्या है, पूरा पैसिफिक ओशियन। ऐसे ऊपर है आपका आर्कटिक ओशियन यहाँ पे। ठीक। और इधर अटलांटिक ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया यहाँ पे, और उसके बाद ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। ठीक है, पैसिफिक। ऐसे करके
जो वाटर बॉडीज हैं पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट, चाहे वो ओशियंस हों, पॉन्ड्स हों, लेक्स हों, रिवर्स हों, यानी कि ये सभी वाटर बॉडीज किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का। यानी कि ये जितने भी वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर जो वाटर से कवर करे हुए हैं पृथ्वी को, वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट कहलाते हैं। उसके बाद आपका आता है अगला पोर्शन एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि एनवलप ऑफ एयर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक जो घेरा होता है, हम उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक, और ये कहाँ तक पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक। पृथ्वी की सरफेस से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें ये वायुमंडल की परत मिलेगी, और उसके बाद आपका स्पेस लगभग शुरू हो जाता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है देखिए, एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि वायु का घेरा पृथ्वी के चारों ओर, हाइट अप टू 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का जो घेरा होता है पृथ्वी की सरफेस से, ठीक है, पृथ्वी की सरफेस से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वायु का घेरा होता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक, चलिए हम इसको अब आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक, अगला एक और चीज होती है बायोस्फेयर। क्या होती है? बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर क्या होते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल, ठीक, जैव मंडल। जैव मंडल क्या होते हैं? जीवों का मंडल। नाम से ही समझ में आ रहा है, जैव मंडल, जीवों का मंडल। जैव मंडल में क्या होगा कि यानी कि नैरो जोन, क्या होता है? अ नैरो जोन विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, यानी कि ऐसा संकीर्ण क्षेत्र जहां पर जीवन की सभी परिस्थितियां प्रेजेंट हों। वेयर ऑल द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जहां पर पृथ्वी के तीनों क्षेत्र, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तीनों मिलते हों। क्या करते हों? मिलते हों, यानी कि जहां पर ऐसा जमीन के ऊपर ऐसा क्षेत्र, जहां पृथ्वी के ऊपर ऐसा क्षेत्र जहां पर जमीन, पानी और वायु तीनों प्रेजेंट हों, वो एरिया आपका कहलाता है बायोस्फेयर, यानी कि जैव मंडल। ठीक, फिर कुछ टर्म और समझने हैं हमें, जैसे कि कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? महाद्वीप। क्या होते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं? यानी कि पृथ्वी के ऊपर अ बिग लैंड मास, यानी कि ये मान लो अर्थ है हमारी, ठीक, और पृथ्वी के ऊपर बिग लैंड मास। अभी मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट के नाम बताए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ठीक, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपको मैंने 7 कॉन्टिनेंट जो बताए, ये क्या हैं पृथ्वी के ऊपर? वेरी बिग लैंड मास, यानी कि देखिए अ वेरी बिग लैंड मास, वेरी बिग लैंड मास, वेरी बिग लैंड मास। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट, यानी कि अर्थ जो है वो हमारे 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। और ऐसे बड़े जो जमीन की भूभाग पृथ्वी के ऊपर हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। यानी कि ऐसे जमीन के बड़े भूभाग जो चारों तरफ से, मान लो ये कोई, मान लो एक हमने ले लिया कॉन्टिनेंट, ठीक, और इसके चारों ओर कवर्ड है क्या? इस ये किससे कवर्ड है? पानी से। क्या है ये? पानी। ठीक है, ये है आपकी जमीन और ये है आपके पानी साइड में किनारे पर। ठीक है, आप देखेंगे, यानी कि जमीन का वो है बड़ा सा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम कॉन्टिनेंट, महाद्वीप कहते हैं। ठीक, अगले आते हैं आपके ओशियंस। क्या आते हैं? ओशियंस, महासागर। महासागर, महासागर क्या होते हैं? अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत बड़े पानी के क्षेत्र,
बहुत बड़े पानी के क्षेत्र सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट के चारों ओर पाए जाते हैं। मान लो ये जैसे मैंने अभी बताया, जो ये जमीन का बहुत बड़ा भूभाग, इसके चारों ओर बहुत बड़ा पानी का क्षेत्र, ठीक, वो क्या कहलाएगा आपका? ओशियंस, महासागर, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, जिनकी सीमा बहुत बड़ी होती है, वो हमारे कहलाते हैं ओशियंस, ठीक। और पूरी पृथ्वी के ऊपर हमें कितने ओशियन देखने को मिलते हैं? 4। कितने ओशियन? 4। कौन कौन से ओशियन है वो हमारे आपके देखेंगे? सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर है आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक, अटलांटिक। और तीसरा हो गया आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक, आर्कटिक ओशियन। और चौथा है आपका क्या? इंडियन ओशियन। अकेला ऐसा ओशियन जो किसी देश के नाम पे जिसका नाम रखा गया हो, इंडियन ओशियन। आप सब जानते हैं कि इंडियन ओशियन अकेला ऐसा हमारा भारत देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है, ठीक। तो ये प्राउड की बात होनी चाहिए हमारे लिए कि हमारे देश का नाम किसी महासागर, यानी कि हमारे देश से किसी महासागर का नाम रखा गया है, ठीक। आगे हम देखते हैं। यू हैव रीड दैट इन द फर्स्ट चैप्टर दैट प्रोबेबली अर्थ इज ओनली द प्लेनेट विच हैज लाइफ, यानी कि आपने पढ़ा होगा शुरुआती चैप्टर में कि केवल हमने बताया था आपको कि अर्थ ही ऐसा अकेला ग्रह है पूरे सौरमंडल के अंदर जिस पर क्या एग्जिस्ट करती हो? लाइफ। क्या एग्जिस्ट करती है? लाइफ, देखिए, ठीक। और लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और लाइफ जो एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर, उसका कारण क्या है? यानी कि पृथ्वी के ऊपर जीवन के होने का सबसे बड़े कारण क्या है? यानी कि यहाँ पर ऑल द नेसेसरी कंडीशंस, यानी कि वे सभी आवश्यक परिस्थितियां विच सपोर्ट द लाइफ, ठीक, जो सपोर्ट करती हैं जीवन को, यानी कि जीवन जीने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए, ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, वो सभी चीजें पृथ्वी के ऊपर उपस्थित हैं। यानी कि किसी भी जीव के जीवन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो हमारे पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट हैं, ठीक। इट हैज लैंड, नंबर 1 लैंड है इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्या है? हमें रहने योग्य जमीन मिल जाती है। यानी कि जीवन के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए, पानी चाहिए और एयर चाहिए। तो हमें पहली चीज लैंड मिल जाती है, दूसरी चीज पानी भी मिल जाता है और तीसरी चीज एयर भी मिल जाती है। यानी कि जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि जल, जमीन, हवा, ये तीनों चीजें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी भी जीव के जीवन के लिए, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद दीज थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड, यानी कि ये तीन जो डोमेन्स हैं पृथ्वी के, जैसे कि लैंड वाला एरिया, ये कहलाता है आपका लिथोस्फेयर, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो लैंड वाला एरिया है, लैंड एरिया, वो सब क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर। और जो पानी वाले एरिया हैं, यानी कि वाटर बॉडीज, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सब क्या कहलाती है हमारी? हाइड्रोस्फेयर वाला एरिया। और जो एनवलप ऑफ एयर पाया जाता है, एनवलप ऑफ एयर, ठीक, एनवलप ऑफ एयर, AIR, ठीक, एनवलप ऑफ एयर, यानी कि वो सब किसका पार्ट है? हमारे एटमॉस्फेयर का। यानी कि एटमॉस्फेयर में मैंने बताया था कि जो वायु का घेरा हमारे पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है वो हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहलाता है। तो हमें ये तीनों चीजें पृथ्वी के ऊपर मिल जाती हैं। पहला, आपको लैंड मिल जाएगी, दूसरा वाटर मिल जाएगा, और तीसरा क्या मिल जाएगा? यानी कि एयर मिल जाएगी, एयर। और जीवन के लिए, यानी कि जीवन के लिए ये तीन चीजें ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तीन चीजें, ठीक है। तीनों चीजें जो हैं ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन के लिए, ठीक, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी भी जीव के लिए।
अगर ये किसी एक एक भी चीज नहीं है इसमें, तो लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल होगा। ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं, पहली चीज देखते हैं लिथोस्फीयर को, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को क्या कहेंगे हिंदी में, हम क्या कहेंगे, यानी कि जलमंडल, क्या कहेंगे वो, स्थल मंडल, क्या कहेंगे, स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है, यानी कि देखिए, अभी जो हम आपको थोड़ा बहुत बता रहे थे उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। यानी कि आउटर लेयर ऑफ द क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत होती है, मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का हमने एक टुकड़ा निकाल लिया, एक टुकड़ा हमने निकाल लिया। ठीक है, और जो सबसे ऊपरी परत है ये वाली, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बाहरी परत है जो हमें आंखों से दिखाई देती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है हमारी, लिथोस्फीयर। क्या कहलाती है, लिथोस्फीयर। इट इंक्लूड्स ऑल द बिग लैंड मास, बिग एंड स्मॉल लैंड मास। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी बड़े बड़े भूभाग हैं, छोटे जमीन के भूभाग हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। और पूरी पृथ्वी के ऊपर अभी मैंने बताया था आपका 29% हिस्सा ऐसा है जो हमें जमीन के रूप में दिखाई देता है। यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर हमें सतह के रूप में दिखाई देता है, क्या, अर्थ सरफेस। ठीक, अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमें पूरी पृथ्वी जो है जमीन के रूप में 29% हिस्सा जो ऐसा है जमीन के रूप में दिखाई देता है हमें। और उसके बाद क्या है, द वर्ड लिथोस मीन्स स्टोन, यानी कि लिथो वर्ड का मतलब क्या होता है, लिथो जो वर्ड है ये, और इसका मतलब क्या होता है, स्टोन, यानी कि पत्थर। क्या होता है, पत्थर, यानी कि पत्थर वाली जो जितना भी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है पृथ्वी के ऊपर, वो हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट है। यानी कि देखिए, द बिग लैंडमास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और अभी मैंने बताया था कि जो बड़े भूभाग हैं जमीन के, वो सब क्या कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट। क्या कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट। और देयर आर 7 चीफ लैंडमास और कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ। और ऐसे हमें 7 कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। नंबर 1 क्या है, एशिया। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका, और नंबर 5 आपका साउथ अमेरिका, और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 अंटार्कटिका। ऐसे हमें ये 7 बड़े भूभाग पृथ्वी के ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, क्यों, पृथ्वी को इसी में हमने बांट रखा है। 7 जो बिग लैंड मास हैं उसी के आधार पर हमने पूरी पृथ्वी को अपने को डिवाइड कर रखा है। ठीक। और उसके बाद देखिए, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो क्या है, एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक। और द बल्क ऑफ इट्स लाइज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारे किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी कि किस गोलार्ध में पड़ता है, तो ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक, यानी कि इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से में ये आपको देखने को मिल जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नोट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इन द ग्लोब और मैप। ठीक, तो जो कॉन्टिनेंट है आप ग्लोब में देखना ये कहाँ पर है, यानी कि नोट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इन द ग्लोब मैप। ठीक, दिस स्मॉल कॉन्टिनेंट इज रियली अ वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया, यानी कि आपके एशिया के वेस्ट साइड में आपको कौन सा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, यूरोप। कौन सा, यूरोप, यानी कि जिसको आपने देखा होगा, यूरोप एंड एशिया पुट टुगेदर फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंट, यानी कि यानी कि ये इतने पास हैं ये दोनों, यूरोप और एशिया, और इनको एक साथ देखने पर ये लगता है कि पूरा ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट है। ये कैसा है, एक सिंगल कॉन्टिनेंट, यानी कि ये एकदम सटे हुए हैं। ठीक, ये एकदम सटे हुए हैं। तो ये वाला एरिया जो है आपका मालूम ही नहीं पड़ता है कि किधर है, यानी कि बिल्कुल भी इसके बीच में कोई वाटर बॉडीज बहुत बड़ी पाई नहीं जाती है, और ये आपस में जमीनी रूप से जुड़े हुए हैं। जिस हिस्से को हम लोग क्या कह देते हैं,
यूरेशिया। क्या कह देते हैं? यूरेशिया। और यहीं पर एक पर्वत पाया जाता है, यूराल पर्वत। ठीक है, तो आप आगे पढ़ते हैं। देखिए, अफ्रीका रैंक सेकंड इन साइज, यानी कि सबसे बड़ा आपका है एशिया कॉन्टिनेंट, और दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यानी कि साइज वाइज, तो वो आपका अफ्रीका। ठीक है, द इक्वेटर रन्स हाफ वे थ्रू द कॉन्टिनेंट, और इक्वेटर जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि हाफ वे, बीचों बीच से गुजरती है। इट इज दस सिचुएटेड इन बोथ हेमिस्फेयर, और ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जो हमारे दोनों हेमिस्फेयर में पाया जाता है। यानी कि अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये रही आपकी इक्वेटर, और ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाया जाता है। ठीक, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और आपका जो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो क्या है? आपका नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका। और ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरीके से किस में पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है पूरी तरीके से। और फिर चौथा है आपका साउथ अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका इज द अनोदर बिग कॉन्टिनेंट, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इट इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। यानी कि आप देखेंगे ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक, और ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। तो यानी कि इसको, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन अलग करता है? पनामा कैनाल। यानी कि जो पनामा कैनाल पाई जाती है, पनामा जल संधि, वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। द लार्जर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट कंटाइन लाइज साउथ ऑफ द इक्वेटर, और बहुत बड़ा हिस्सा साउथ अमेरिका का किधर पड़ता है? इक्वेटर के साउथ में। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल कॉन्टिनेंट, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया आपका कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाएगा। ठीक, एक सेकेंड। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो आपका सबसे बड़ा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है। ठीक, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट, सबसे सब कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और इट लाइज होली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरी तरीके से किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। बीइंग द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ इट इज द ऑफन कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट, यानी कि द्वीपीय महाद्वीप एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक, और देखिए एक और आपको कॉन्टिनेंट मिलेगा देखने को, वो क्या है? आपका अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका इज अ बिग कॉन्टिनेंट। ठीक, विच लाइज अराउंड द साउथ पोल, जो पूरी तरीके से कहाँ पड़ता है? आपके साउथ पोल में, और इट्स सरफेस इज ऑलवेज कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ आइस एंड स्नो, आइस एंड स्नो। इसकी जो सरफेस है, इसकी जो सरफेस है वो हमेशा किससे कवर्ड रहती है? आइस एंड स्नो, यानी कि बर्फ से पूरी तरीके से ढकी रहती है। तो दिस इज ओनली कॉन्टिनेंट, तो पूरे ये अकेला कॉन्टिनेंट ऐसा है वेयर देयर इज नो परमानेंट सेटलमेंट, और यहाँ कोई भी परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर एक मोटी बर्फ की चादर जमी रहती है, और टेम्परेचर जो है वहां पर माइनस में 80 के करीब हमेशा लगभग बना रहता है। ठीक, मैनी कंट्रीज हैव सेट अप देयर रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, और कई देशों ने अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन अपने सेटअप कर रखे हैं। ठीक है, क्यों? और क्योंकि वहां पर शांति ज़्यादा आप वहां मिल जाती है। और उसके बाद क्या है? इंडिया हैज़ ऑल्सो सेटअप इट्स रिसर्च स्टेशन, इंडिया ने भी अपने कुछ रिसर्च स्टेशन लगा रखे हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है? एक तो मैत्री है और एक दक्षिण गंगोत्री है। ठीक, यानी कि भारत के भी दो अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन काम करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव तरीके से।
अगला पोर्शन आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। क्या आता है? हाइड्रोस्फीयर, यानी कि इसको हम कहेंगे जल मंडल। क्या कहेंगे? जल मंडल। और जल मंडल क्या होता है? पहले तो हाइड्रो का वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइड्रो वर्ड का मतलब है वाटर। वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र जो पानी से संबंधित हो, यानी कि हाइड्रो वर्ड का मीन्स तो यही है कि वाटर से संबंधित, ठीक। और द स्फेयर ऑफ वाटर कवर्स नियरली 71% ऑफ अर्थ सरफेस। और जो पूरी अम, जमीन है, यानी कि पूरी पृथ्वी का जो 71% हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है? आपका पानी से, ठीक। द अर्थ इज ओनली प्लेनेट, और अर्थ ही एक अकेला ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर विच हैज वाटर इन अबंडेंस, यानी कि जिसके ऊपर आपको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाएगा? पानी। पूरे सोलर सिस्टम के अंदर अकेला प्लेनेट पृथ्वी ऐसा है जहां पर हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, ठीक है। मैनी साइंटिस्ट प्रेफर टू कॉल इट अ वाटरी प्लेनेट, और कई साइंटिस्ट इसको कहते हैं कि ये कैसा एक वाटरी प्लेनेट है, पानी वाला ग्रह है, ठीक। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट, यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, ठीक। ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस, और पृथ्वी के ऊपर जो बड़े बड़े पानी के क्षेत्र हैं जिनको हम ओशियंस कहते हैं, ये भी हमें पृथ्वी के ही ऊपर देखने को मिल जाते हैं। मोर देन 71% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस, और पूरी पृथ्वी का आप जैसे मानते हैं 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ, उस 71% हिस्से को 100% मान के अगर हम चलते हैं तो उसका 97% हिस्सा ऐसा है जो आपको ओशियंस में देखने को मिल जाएगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर जो पानी है उसका 97% हिस्सा आपको ओशियंस में मिल जाएगा, जो हमारे पीने योग्य नहीं है। बट इट इज टू सॉल्टी, टू मच सॉल्टी, यानी कि ये कैसा है? बहुत ही खारी है। सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि ये हमारे इंसान के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि इतना इसमें सॉल्टी होते हैं, लवण बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये हमारे पीने योग्य नहीं होता है, ठीक। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बचा हुआ पानी का, इन फॉर्म ऑफ आइस सीट, किसके रूप में देखने को मिल जाता है? आइस सीट, यानी कि बर्फ की चादर के रूप में देखने को मिल जाता है, और ग्लेशियर्स के रूप में आपको देखने को मिल जाता है, और कुछ हिस्सा आपको अंडरग्राउंड वाटर के रूप में देखने को मिल जाता है। यानी कि पानी जो हमारे पास पीने योग्य है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको बर्फ की चादरों के रूप में देखने को मिलेगा, और बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बर्फ, यानी कि पहाड़ों की जो ऊंची ऊंची चोटियों पे ग्लेशियर्स जो जमे रहते हैं, यानी कि बर्फ के पहाड़ जो जम जाते हैं, वो हिस्सा पृथ्वी के ऊपर पीने योग्य पानी का है। और उसके बाद बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अंडरग्राउंड है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। और बहुत ही कम हिस्सा बचता है, वेरी स्मॉल परसेंटेज, पूरे टोटल वाटर परसेंटेज का बहुत छोटा हिस्सा है जो हमारे यूज में आता है। डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लेनेट, यानी कि एक ब्लू प्लेनेट होने के बावजूद भी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि इतनी ज़्यादा पानी मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी के ऊपर जिसकी वजह से इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, फिर भी हमारे पास पानी की पीने योग्य पानी जो है उसकी शॉर्टेज पड़ जाती है, ठीक। दीज ग्रेट वाटर बॉडीज आर इंटरकनेक्टेड, और ये जो बड़ी सी वाटर बॉडीज होती हैं ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, यानी कि आपने देखे होंगे दुनिया के जितने भी महासागर हैं या जितने भी सागर हैं, जितने भी बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक। दे आर वेरी डीप, और ये बहुत गहरे होते हैं, ठीक। देयर आर 4 ओशियंस ऑन द अर्थ, और अभी मैंने आपको बताए थे कि जो मेजर ओशियंस हैं वो आपको 4 देखने को मिल जाएंगे, ठीक। वो कौन से हैं 4 ओशियन? और क्या कहते हैं, अभी मैंने बताए थे, एक तो हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, क्या हो गया? एक हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, ये देखिए, एक पहला हो गया पैसिफिक ओशियन, दूसरा हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, और तीसरा हो गया आपका
इंडियन ओशियन, और चौथा हो गया आपका आर्कटिक ओशियन। ये मेजर ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड हैं जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। और पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन, और पूरी पृथ्वी के ऊपर जो आपका पैसिफिक ओशियन है ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन माना जाता है, क्योंकि इट ऑक्यूपाइज अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा ऐसा है जिसको इसने कवर कर रखा है, किसने, पैसिफिक ओशियन ने। और इट्स एरिया इज लार्जर देन द एरिया ऑफ ऑल द लैंड्स ऑन द अर्थ पुट टुगेदर, यानी कि इसका हिस्सा इतना बड़ा है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी एरिया हैं क्या कहते हैं जमीन वाले, उनको एक साथ मिला के रख दिया जाए फिर भी वो छोटे पड़ जाएंगे, यानी कि इतना बड़ा हमारा पैसिफिक ओशियन है। इट्स सेपरेट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है किससे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। द मैरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन इज अबाउट 11 किलोमीटर बिलो सी लेवल, यानी कि जो आपने नाम सुना होगा दुनिया का सबसे गहरी जगह वो है आपकी पैसिफिक ओशियन में, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। क्या नाम है, मैरियाना ट्रेंच, और जिसकी गहराई है 11 किलोमीटर, सी सरफेस से 11 किलोमीटर तक ये नीचे बना हुआ गहरा, ठीक। इट इज द डीपेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, और ये पृथ्वी के ऊपर सबसे गहरी जगह मानी जाती है, ठीक। आगे देखते हैं हम। अटलांटिक ओशियन इज एस शेप्ड, यानी कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है वो किस शेप में, एस शेप में। किस शेप में, एस शेप में, ठीक। यानी कि इट सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी कि ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका को किससे अलग करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से, ठीक। यानी कि एक तरफ है आपका यहाँ नॉर्थ अमेरिका और एक इसी के नीचे है आपका साउथ अमेरिका, ठीक। और ये है आपका एस शेप में अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पर है आपका क्या, यूरोप, और इसी के नीचे है क्या आपका अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका। यानी कि ये एस शेप में जो आपका देखने को मिल रहा है यही है क्या, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक। और द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट रूट्स, सी रूट्स क्रिस क्रॉस इट्स वाटर्स, यानी कि दुनिया के सबसे जो बिजिएस्ट सी रूट्स हैं वो भी आपको यही देखने को मिलेंगे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, यानी कि आपको दुनिया के सबसे बिजिएस्ट सी रूट्स देखने को मिलते हैं। और द इंडियन ओशियन टचेस अफ्रीका इन द वेस्ट, और ये मान लो ये यहाँ पर इंडिया है, ये इंडिया, और यानी कि इंडियन ओशियन ये बना हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक। तो ये इंडियन ओशियन वेस्ट में अफ्रीका को टच करता है और ईस्ट में एशिया को टच कर रहा है। ये इंडिया है ना, इंडिया एशिया में पड़ता है तो इंडिया को टच कर रहा है नॉर्थ में, और ऑस्ट्रेलिया को ईस्ट में इधर साइड। यहाँ मान लो ऑस्ट्रेलिया है तो देखिए यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है। अगर हम यहाँ बना के देखें, देखिए ये आपका क्या कहते हैं यूरोप, अरे ये है आपका यूरोप, और ये है आपका अफ्रीका, और ये है आपका एशिया, ठीक, एशिया, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये वेस्ट में आपको अफ्रीका से टच कर रहा है, ईस्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया से टच कर रहा है, ठीक, और नॉर्थ में ये एशिया से टच कर रहा है। ये आपका क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक, इंडियन ओशियन, जो किसी अकेला एक दुनिया में किसी देश के नाम पे इसका नाम रखा गया, ठीक है। और इंडियन ओशियन टचेस अफ्रीका, ये हो गया, एशिया इन द नॉर्थ और ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट। इट इज द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, यानी कि अकेला ऐसा देश है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद है अराउंड द नॉर्थ पोल इज द फिल्ड आर्कटिक ओशियन, और आप देखेंगे नॉर्थ पोल के करीब, यानी कि आपको क्या देखने को मिलता है, आर्कटिक ओशियन। क्या देखने को मिलता है, आर्कटिक ओशियन। इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और ये पूरी तरीके से कैसा है, गोलाकार शेप में, ठीक। एंड इज बॉर्डर्ड बाई रसिया, और ये किससे बॉर्डर मिला साझा करता है, रसिया से। स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, कनाडा एंड अलास्का स्टेट ऑफ यूएसए, यानी कि ये अलास्का इधर साइड है आपका जो यूएसए का पार्ट है, जो कभी रसिया का पार्ट होता था, जिसको रसिया ने अमेरिका को सेल कर दिया था।
द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, और जो समुद्रों का पानी है वो हमेशा क्या, एक गतिमान अवस्था में बना रहता है, कभी भी स्थिर नहीं होता है। ये पानी समुद्र का जो है वो हमेशा कैसे रहता है, मूविंग फॉर्म में। ठीक, द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर्स आर वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। ठीक, ओशियन करंट्स। ठीक है, तो आपको तीन तरह से पानी मूव करता हुआ दिख जाएगा, यानी कि वेव्स मतलब लहरों के रूप में, टाइड्स मतलब ज्वार के रूप में, और करंट मतलब जलधाराओं के रूप में। ठीक है, तो करंट, CURRENT, करंट के रूप में। ठीक, तो यानी कि जो जलधाराएं होती हैं उसके रूप में, जिसमें पानी बहुत तेजी से बहता है। वेव्स मतलब समुद्र की लहरें आती हैं जाती हैं। टाइड्स मतलब ज्वार आते हैं जाते हैं, ज्वार आते हैं जाते हैं। ठीक, ज्वार। अब है आपका पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है, यानी कि द ओशियन करंट सीज, यानी ओशियन करंट सीज गल्फ एंड वे आर पार्ट ऑफ द ओशियन करंट्स। और क्या होते हैं, ओशियन करंट होते हैं, ओशियन करंट। देखिए, ये ओशियन करंट हो गया, गल्फ यानी कि, और बे, चार चीजें, तीन चीजें होती हैं। यानी कि सी यानी कि कुछ थोड़ी लार्जेस्ट बॉडी, जो जो क्या होती हैं, जो ओशियन से छोटी होती हैं, और क्या कहते हैं, आकार में ये थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और उसके बाद गल्फ क्या होते हैं, जो आपको गल्फ होते हैं जो जिसका साइज थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, यानी कि इस टाइप से अगर देखेंगे, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, आपने गुजरात के साइड गल्फ ऑफ कच्छ देखा होगा, यानी कि जिसका आकार थोड़ा कैसा होता है, पतला। और बे, बे क्या होती है, ये बे ऐसे नैरो जो होता है। ठीक है, जैसे मान लो बे ऑफ बंगाल, ये वाला एरिया है, ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है। ठीक, यानी कि ये चौड़े होते हैं और ये पतले होते हैं। पार्ट्स ऑफ द ओशियन और एग्जांपल, जैसे कि सी का एग्जांपल है रेड सी, और गल्फ का एग्जांपल है पर्शियन गल्फ। ठीक, और बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक, जापान सी, जापान सी एंड चाइना सी आर पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ये सब किसके पार्ट है, पैसिफिक। उसके बाद है मेडिटेरियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको आर पार्ट ऑफ, ये सब किसके पार्ट है, अटलांटिक ओशियन। उसके बाद आया है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर थोड़ा मैं बता भी चुका हूँ, और उसके बाद ये आप देखिए, एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि वायु का ऐसा घेरा पृथ्वी के चारों ओर जो 1600 किलोमीटर की मोटाई में पाया जाता है। ठीक, पृथ्वी की सरफेस से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर बढ़ने पर हमें एक एनवलप ऑफ एयर देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है और उसके चारों ओर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें एक घेरा वायु का देखने को मिलता है। ठीक, जो हम किस नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से। ठीक है, 1600 किलोमीटर की हाइट पर। ठीक, और ये किस नाम से जाना जाता है, वायुमंडल के नाम से। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ठीक, और उसके बाद क्या है, बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर लेस स्पेस, यानी कि इस वायुमंडल के ऊपर का जो एरिया है वहीं से हमारा स्पेस मूल रूप से शुरू हो जाता है। ठीक, तो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, और एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स में बटा होता है। ठीक है, वो 5 लेयर्स क्या होती हैं, सबसे पहले आपकी शुरुआत हो जाती है क्या, यानी कि अभी जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। फिर क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ये हो गया आपका ट्रोपो, और ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, और ये हो गया आपका मीजोस्फेयर, और ये हो गया आपका थर्मोस्फेयर। ठीक, थर्मोस्फेयर, और ये हो गया आपका एक्जोस्फेयर। यानी कि जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और ये ताप मंडल, और ये बहिर्मंडल। ठीक, यानी कि
ऐसे आपके कुल मिला के ले 5 लेयर्स पाई जाती है पूरे आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक। और उसके बाद आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं, और आगे का जो भी बचा हुआ है वो हम कल लेके आएंगे। और आशा करता हूँ आप सब पढ़ते रहिए बढ़िया से, ठीक है। और शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।